आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इंडियन हिस्ट्री है क्या? इंडियन हिस्ट्री 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहली है इंडियन हिस्ट्री में आता है, ये 3 हिस्सों में बटी हुई है, वो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री बैठ के सुनो। मेरी वीडियो आधी घंटे की हो जाएगी, ना मेरे पास बोलने में इतनी जान है, ना बोर्ड में इतनी जगह है, ना आपके पास सुनने का इतना टाइम है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पर है ना, ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री चालू होती है 1500 BC से, जब आर्यंस आए थे। आर्यंस यानी कि जब अफगानिस्तान में आर्यंस आए थे, उस वक्त आर्यंस को बोला जाता था, ये फारस में रहते थे। उस वक्त फारस यानी पर्शिया, पर्शिया यानी आज का ईरान, ईरान, अफगानिस्तान और इराक, ये तीन को मिला देते तो उस वक्त फारस बनता था। वो फारस में रहते थे, अफगानिस्तान के काबुल एरिया में, जो आज हम लोग का अफगानिस्तान की कैपिटल भी है, जहाँ तालिबान ने अपना राज्य बना लिया। तो जो अफगानिस्तान में वहाँ रहते थे, वहाँ का पहले बहुत डेवलप्ड हुआ करता था अफगानिस्तान, लेकिन फिर उसके बाद में बहुत जोर से वहाँ सूखा पड़ गया, बिकॉज एवरीथिंग कोलैप्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया और वहाँ पर हर एक चीज़ कोलैप्स हो गई। और जो आर्यंस थे उन्होंने ज़मीन की तलाश में आ गए भारत में, और तब से उनका नाम पड़ गया इंडो आर्यंस। इंडो आर्यंस भारत में आ गए, और उनका पहले से नाम जो इंडो आर्यंस था, उसमें इंडो को देखकर भारत का नाम इंडिया पड़ गया, इंडिया। तो इंडो आर्यंस आ गए भारत में 1500 BC में, भारत में आ गए इंडो आर्यंस आ गए। और आर्यंस ने ही फिर हिंदू धर्म की स्थापना की, जो अपने अफगानिस्तान से लेकर आए थे। और उसके बाद में ये आर्यंस का नाम फिर ये विकसित हुआ, और फिर इसका नाम बन गया मौर्यंस, और मौर्यंस का और विकसित हुआ, और फिर बन गया ये ब्राह्मण्स, जो आज के टाइम में हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। और उसके बाद में थोड़ा टाइम फॉरवर्ड चलता है। 3022 BC में अलेक्जेंडर भारत में आया, और फिर बीमारी से मर गया। अलेक्जेंडर के जैसे मर गया। 323 BC में हम लोग के चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने साथ में मिलकर धनानंद का साम्राज्य, जो एकदम अयाशी में व्यस्त था, उसका साम्राज्य पलट दिया, और नालंदा यूनिवर्सिटी में अपना साम्राज्य कायम कर लिया, और एक नया एम्पायर का यहाँ पर रहना जन्म हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं मौर्यन एम्पायर, 323 BC में। और फिर मौर्यन एम्पायर के जो पहले राजा थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पावर में आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना साम्राज्य पाटलिपुत्र में कब्जा किया था, फैला कर अखंड भारत में इकट्ठा कर लिया। लेकिन उसके बाद में जो अलेक्जेंडर है, उसका पोता भी भारत में हमला कर देता है। तो इसने सोचा, चाणक्य ने सोचा और चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा, एक काम करते हैं, इसकी बेटी पटा लेते हैं। तो उसने यहाँ पर जिसने हमला किया था भारत में, अलेक्जेंडर के पोते ने, उसकी बेटी इसने पटा ली, और बोल दिया कि पहले उस पर हमला किया, कब्जा कर लिया, और बोल दिया कि तुम्हारी बेटी से मुझे शादी करनी है। और जो वो हम ये दो शर्तें हैं, पहले तो तुम्हारी बेटी से मुझे शादी करनी है, और फिर जो संतान बनेगी, मतलब जो संतान आएगी, वो मौर्यन डायनेस्टी के यहाँ पर है ना, फिर ये कंटिन्यू नहीं रहेगी, मतलब ये उसके बाद में ये जो होगी उसके बाद में ये मौर्य साम्राज्य का वो राजा नहीं बनेगा। इस शर्त में यहाँ पर वो छोड़ देता है। और क्योंकि देखो यार, मौर्य साम्राज्य का फिर से जो बार बार ये जो होता है ना, हर 2 साल में पोते हमला करने आ जाता है, ये फिर अब नहीं होने वाला था, क्योंकि अब उसके यहाँ पर है ना, उसका दामाद बन जाता है एक तरीके से, चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो जो यहाँ पर है ना, अब ये देखता है चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य पावर में आ जाता है, और फिर उसने उसकी बेटी भी पटा ली। इसकी वजह से अब कोई अलेक्जेंडर का हमला नहीं हुआ यूरोपियन पावर्स का। उसके बाद में उसका जो बेटा आया बिंदुसारा, वो थोड़ा थकेल राजा था, लेकिन फिर उसको भी राजा बना दिया गया। उसके टाइम में बहुत सारी बगावतें भी हुई, इसकी वजह से जो साम्राज्य था वो पलटने लगा था। उसके बाद उसका बेटा आया पावर में, जिसे आज हम लोग अशोका द ग्रेट के नाम से जानते हैं। अशोका द ग्रेट ने पूरे भारत में, अखंड भारत तक अपना साम्राज्य फैला दिया, जो शुरू होता था काबुल के अफगानिस्तान जिले से लेकर कन्याकुमारी, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और इतना बड़े एरिया में अपना साम्राज्य फैलाया। और फिर उसके बाद में खुद यहाँ पर रहना इतना बड़े साम्राज्य में फैला दिया। और फिर उसके बाद में एक वॉर हुई, जिसे हम लोग बोलते हैं कलिंग वॉर। कलिंग वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और वो जीते भी आए, जो थे हम लोग के जीते भी चाहिए हम लोग। कौन? अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट ने यहाँ पर है ना हमला किया, लेकिन जीते भी, लेकिन किस कॉस्ट पे जीते? 1.5 लाख लोगों की यहाँ पर है ना सेना उनकी मरी, और 1 लाख सिविल सिटीजन्स मरे। ये देखकर उन्होंने यहाँ पर है ना ये दुख सहा नहीं किया, उन्होंने वनवास दे दिया। इसी पॉइंट पे अशोका को एक खिताब दिया गया, अशोका द ग्रेट का, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उस तरीके से अशोका द ग्रेट में, इंडिया में अशोका द ग्रेट को माना जाता है। अशोका द ग्रेट से हम लोग को अशोक चक्र भी मिला है, जो हम लोग के फ्लैग के बीचों बीच में रहता है। अशोका द ग्रेट फिर पावर में आते हैं। अशोका द ग्रेट ने अपना साम्राज्य काबुल से लेकर कन्याकुमारी से लेकर पाटलिपुत्र और बांग्लादेश से लेकर नेपाल, भूटान तक फैला लिया, और फिर खुद फैले, और मतलब एक तरीके से वनवास ले लिया इन्होंने। और फिर उसका जो बेटा था बृहदत्ता मौर्य, ये तो उसके बाद में पावर में आता है। बृहदत्ता मौर्य ने तो अच्छा खासा राज किया। अशोका द ग्रेट का बेटा था, इसकी वजह से इनका यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा दबदबा भी था। लेकिन उसके बाद में अशोका द ग्रेट का बेटा, यानी जैसे ही अशोका द ग्रेट मर गए, बृहदत्ता किंग अपना साम्राज्य संभाल नहीं पाए, बहुत सारी बगावतें होने लगी, और फिर पुष्यमित्र शुंगा उनका सेनापति आ गया पावर में। उन्होंने यहाँ पर है ना आकर पूरे साम्राज्य का तख्ता पलट कर दिया। 185 BC में ये तख्ता पलट हुआ, और ये फिर पावर में आ जाता है। उसके बाद में ये जो पुष्यमित्र शुंगा है, ये फिर पावर में आ जाता है सेनापति बनकर। ये ऋषि
शुंग का बेटा होता है और फिर पुष्यमित्र शुंग जैसी पावर में आता है 185 BC में, ये सारा साम्राज्य पलट देता है और फिर उसका बेटा आता है अग्निमित्र। अग्निमित्र जाने जाता है पूरे भारत को पैसे से पैसा करने के लिए, क्योंकि ये माधुरी आर्ट स्टाइल जो था उसे पूरी दुनिया में इन्होंने फेमस कर दिया था, इसकी वजह से पैसे ही पैसा हो गया था उस टाइम पर। उसके बाद में अग्निमित्र का फिर से एक बेटा आता है जिसे हम लोग बोलते हैं देवभूति। देवभूति बहुत अच्छा राजा था, लेकिन इसकी भी एक कमजोरी थी, औरतें। ये राजा थी औरतों में मरते थे। 85 AD में यहाँ पर है ना, एक औरत में इनको देखा कि भाई वाह मस्त रहता है, वो औरत को उसने पटा लिया और लेकर भाग गया, अपना पूरा साम्राज्य छोड़कर कानवाज डायनेस्टी को दे दिया। और 85 AD में यहाँ पर है ना कानवाज डायनेस्टी ने कमान संभाली और देवभूति चले गए और ये शुंग एम्पायर लड़की के चक्कर में कोलैप्स हो गया। और उसके बाद में देवभूति में कानवा डायनेस्टी पावर में आई, लेकिन कानवा डायनेस्टी के अच्छा खासा संभाल नहीं पाई। 5 डायनेस्टी उलट पुलट होने के बाद में आ गई पावर में हम लोग की चोला एम्पायर। ये एक मात्र ऐसा एम्पायर है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करने वाला एम्पायर है। पूरे 1500 साल तक भारत का एकमात्र सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करने वाले एम्पायर रखता। उसके साथ में 2000 सालों से एग्जिस्टेंस में था, मतलब पहले 500 सालों से तो एग्जिस्टेंस में ही था, फिर 1500 साल इसने रूल रख किया, तो मतलब 2000 साल तक ये एग्जिस्टेंस में था और 1500 साल तक इसने रूल किया चोला एम्पायर। इतना ज़्यादा अब क्योंकि भाई देखो यार 1500 साल है, ना जाने कितने राजा आए होंगे गए होंगे, कौन सा बुरा वक्त आया होगा गया होगा, इस वजह से चोला एम्पायर में एक मात्र पूरी वीडियो बन सकती है। तो चोला एम्पायर पर अलग से वीडियो आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए चोला एम्पायर के बारे में। तो चोला एम्पायर के बाद में आती है मोस्ट ऑफ की पूरी दुनिया में जाना जाता था सबसे ज़्यादा एम्पायर रूल करने वाली यहाँ पर है जो एम्पायर है उसके नाम पर। और फिर जो चोला एम्पायर है इसका ये चली गई अपना इंडियन हेरिटेज, बहुत सारे मंदिर बनाने चले गए और इसकी वजह से जो पूरा इंडियन हेरिटेज बनाने चले गए, इसकी वजह से अपना जो देश था उसे प्रोटेक्ट करना भूल गए। ये इनका साम्राज्य, इन्हें आप बोल सकते हो असली का साउथ लोग। ये अपना साम्राज्य इन्होंने फैलाया था केरला, तमिलनाडु, आज का आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा प्लस झारखंड प्लस बिहार प्लस बांग्लादेश का नीचे वाला हिस्सा प्लस म्यांमार का बाजू वाला हिस्सा प्लस इंडोनेशिया प्लस मलेशिया प्लस सिंगापुर। इतने बड़े साम्राज्य में इनका पर है ना साम्राज्य फैला हुआ था। उसके बाद में जो इंडियन हेरिटेज बनाने में व्यस्त हो गए, अपने यहाँ पर इतना बड़ा जो इलाका इन्होंने कब्जा किया जैसे प्रोटेक्ट करना भूल गए। और उसके बाद में पावर में आ जाते हैं हमारे पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी ने एक्चुअली में मार दिया था चोला एम्पायर को और फिर चोला एम्पायर जैसे मर गया पल्लवा डायनेस्टी पावर में आ गई। और जैसे ही पल्लवा डायनेस्टी पावर में आई 15 डायनेस्टीज के बाद में एक और नई डायनेस्टी पावर में आई, उसे आज हम लोग जानते हैं गुप्ता एम्पायर के नाम से। गुप्ता एम्पायर पावर में आता है। अब इससे पहले ये जो पल्लवा डायनेस्टी और गुप्ता एम्पायर के बीच में क्या हुआ है इसका हम लोग को कोई अंदाजा नहीं है। बीच में बहुत सारी डायनेस्टी आई और गई थी जो बहुत सारी मतलब हिस्टोरियंस को भी नहीं पता है कौन सी डायनेस्टी, तो हम लोग को क्या पता होगा। उसके बाद में आती है हम लोग गुप्ता एम्पायर पावर में। गुप्ता एम्पायर, अब देखो यार गुप्ता एम्पायर के जाने से पहले हम लोग चलते हैं चंद्रगुप्ता वन, पहले एम्पायर और गुप्ता पहले किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर की शादी। गुप्ता एम्पायर का जो चंद्रगुप्ता वन था, ये चंद्रगुप्ता वन एक नॉर्मल सा राजा का बेटा था, लेकिन इसने मस्त लड़की पटा ली। पटलिपुत्र का जो राजा था उसकी बेटी इसने पटा ली, एकमात्र बेटी थी, उसके साथ इसने शादी कर दी और उसके पिताश्री ने अक्खा किंगडम पाटलिपुत्र का इसको दे दिया। उसके बाद में ये पावर में आता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में गुप्ता एम्पायर पावर में आता है। पाटलिपुत्र के बाद में पहला राजा इनका चंद्रगुप्त मौर्य पावर में आ जाता है। चंद्रगुप्ता वन के बाद में हम लोग चंद्रगुप्ता वन ये पावर में आता है। उसके बाद में ये इतना अच्छा खासा राज किया। उसके बाद में इसका बेटा समुद्रगुप्ता पावर में आता है। समुद्रगुप्ता के बाद में आने वाले जितने भी राजे थे सब थे निकले और ये पूरा साम्राज्य कोलैप्स हो गया। लेकिन ये जो गुप्ता साम्राज्य था ये जाना जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए। ये पूरी दुनिया में जाना जाता है। आर्यभट्टा इसी टाइम में आए थे, उसके साथ में हम लोग का कालिदास भी और वैष्णव भी बहुत ज़्यादा इसी टाइम में आया था। इससे टेम्पल क्रिएशन का टाइम बढ़ जाता था, क्योंकि समुद्रगुप्ता जिस भी एरिया में लड़ाई करते थे और कब्जा कर लेते थे उस एरिया में यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेम्पल बना देते थे और वहाँ पर अपनी उस एरिया की सारी संपत्ति वहाँ जाकर धर देते थे टेम्पल में। उसकी वजह से हमारा रहना इसे टेम्पल क्रिएशन का टाइम बोला जाता है। वैश्याना उसी टाइम पर आया था। उसके साथ में गोल्डन स्पैरो, भारत को सोने की चिड़िया का जो खिताब दिया गया है ना, वो भी इसी टाइम पर दिया गया था। और उसके साथ में भारत को विश्व गुरु बोला जाता था उस टाइम पर, नंदा यूनिवर्सिटी की वजह से विश्व गुरु का जो खिताब दिया गया था वो भी इसी टाइम पर भारत को गुप्ता एम्पायर के टाइम में दिया गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। उसके बाद में जो ये था ये फिर कोलैप्स हो गया। हंस डायनेस्टी फिर पावर में आती है। जैसे ही मरा उसके बाद में आ गई हंस डायनेस्टी, क्योंकि बाकी के सारे गुप्ता राजा थकेले गए और हंस डायनेस्टी ने कुचल दिया गुप्ता एम्पायर को। और फिर जैसे ही मर गया हंस डायनेस्टी पावर में आती है और फिर हंस डायनेस्टी भी मर गई। यहाँ पर खत्म होता है एंशिएंट इंडिया है, ये पूरा खत्म होता है। अब बाद में आएगा मेडिवल पीरियड। अब देखो यार इतने सारा था एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। अब ये वीडियो 3 पार्ट में आने वाला है, जिसमें मैं तीनों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो नो टेंशन, मैं आपको सब कुछ एकदम अच्छे से बता दूँगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।